सो हाय हेलो एवरीवन। हाँ भाई, देखिए काफ़ी दिन हो गए हैं आप लोगों से मुलाकात किए हुए। कारण क्या था कि कुछ काम में बिजी थे तो वीडियो वगैरह अपन बना नहीं पाए थे। खैर कोई बात नहीं। देखिए अपन ने जो जनरल साइंस की सीरीज चला रखी थी उसमें सामान्य परिचय जो जनरल इंट्रोडक्शन होता है वो अपन कंप्लीट कर चुके थे। और अब अपन जो मैंने आपको टोटल 12 यूनिट बताई थी उनमें से अपन एक एक यूनिट स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले अपन लेंगे यूनिट नंबर 6 ऑर्गन सिस्टम अंग तंत्र। उसके अंदर भी मैंने आपको 7-8 सब यूनिट बताई थी। उसमें से अपन लेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र या जिसे बोलते हैं परिवहन तंत्र या इसे बोलते हैं रक्त वाहिनी तंत्र। काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है, यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हाँ जी, तो अपनी जो यूनिट नंबर 6 है अंग तंत्र, पिछली क्लास में मैं सारी यूनिट के बारे में डिस्कस कर चुका था और इसमें मैंने आपको टोटल 7-8 सब यूनिट बताई थी। तो इसमें से भी जो अपन सब यूनिट लेंगे वो कौन से लेंगे, यूनिट भी कह सकते हैं आप लोग, वो लेंगे अपन परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र या इसे बोलते हैं परिवहन तंत्र या इसे बोला जाता है रक्त वाहिनी तंत्र। रक्त वाहिनी तंत्र और इंग्लिश में इसको बोला जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, ये अपनी यूनिट होगी। क्लियर। देखो सबसे पहले जो अपन इसके अंदर जो टॉपिक लेंगे इसका अपन सामान्य परिचय देखेंगे, कुछ बेसिक सी बातें देखेंगे और धीरे धीरे अपन एडवांस की तरफ चलेंगे। देखो आप लोग एकदम शांति से चीज़ों को समझते जाना, आपको मज़ा आएगा। देखो ये वो जनरल साइंस है जो आप लोग कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हैं ना, सभी में पूछी जाती है, सभी में इंक्लूड होती है, ठीक है। देखो इसके अंदर सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे अर्थ क्या होता है किसका। ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, जो परिवहन तंत्र है, इसका अर्थ क्या है। देखो क्या बोलते हैं इसको, परिसंचरण तंत्र, ये इसका नाम है। परि का मतलब होता है चारों ओर। परि का मतलब क्या होता है, चारों ओर। और संचरण का मतलब होता है घूमने वाले। क्या मतलब होता है इसका, घूमने वाले। हाँ जी, चारों ओर घूमने वाले। अब चारों ओर घूमते क्या है, देखो ऑक्सीजन है, ठीक है, CO2 है, ऊर्जा है, उत्सर्जित पदार्थ है, जो हमारे शरीर में काफ़ी सारे जो अभिक्रियाएं होती है उनके द्वारा बनते हैं, है ना। इसके अलावा अन्य पोषक तत्व भी हो सकते हैं जैसे विटामिन्स है, मिनरल्स है ना, काफ़ी सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो ऑक्सीजन घूमेगा हमारे शरीर में चारों ओर, CO2 घूमता है, ऊर्जा है, उत्सर्जित पदार्थ है, अन्य पोषक तत्व है। लेकिन बात यह है इनको घुमाता कौन है चारों तरफ, तो इन सभी को चारों तरफ घुमाता है रक्त। कौन घुमाता है, रक्त। यानी रक्त चारों तरफ घूमेगा हमारे शरीर में और रक्त के द्वारा ही ये सारी चीज़ें घूमेगी, जिसको जहाँ जाना होगा वहाँ पे रक्त पहुँचा देगा। इसलिए ये जो परिसंचरण तंत्र है इसको रक्त परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं, ये बात ध्यान रखना। इसलिए जो परिसंचरण तंत्र है इसको रक्त परिसंचरण तंत्र या रक्त वाहिनी तंत्र या रक्त परिवहन तंत्र या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी इसको कहते हैं। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी, ये इसका अर्थ है। अब यहाँ से ना इसकी परिभाषा बन जाएगी। क्या परिभाषा बनेगी देखना। देखो हमारी कोशिकाओं को जिसकी भी आवश्यकता होती है, जैसे ऑक्सीजन की आवश्यकता है, ऊर्जा की आवश्यकता है, जल की आवश्यकता है या किसी पोषक तत्वों की आवश्यकता है, जिसकी भी आवश्यकता है, ये हमारी कोशिका है, इसको जिसकी भी आवश्यकता है
उसको कौन लेके आएगा? उसको रक्त लेके आएगा अपने साथ। ठीक है। और आप लोगों को पता है हमारे शरीर में काफ़ी सारी अभिक्रियाएं होती है। उन अभिक्रियाओं के द्वारा कुछ ऐसे हानिकारक पदार्थ बनते हैं जिन्हें हम उत्सर्जित पदार्थ कहते हैं, जिन्हें शरीर से बाहर निकालने भी आवश्यक होता है, ज़रूरी होता है। तो मान लीजिए जैसे रक्त के द्वारा कोई पदार्थ कोशिका तक आया, कोशिका ने उसका यूज किया, लेकिन साथ में कुछ ऐसे पदार्थ बने जो हानिकारक हैं, जो उत्सर्जी हैं, उनको बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है। अब ये उत्सर्जी पदार्थ है ना, वो सीधा शरीर से बाहर नहीं निकलेगा रक्त के द्वारा। इसको पहले किसी अंग, जिसे बोलते हैं उत्सर्जी अंग, यहाँ तक पहुँचाना होता है। उत्सर्जी पदार्थों को पहले उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाना होता है, फिर उत्सर्जी अंग शरीर से बाहर निकाल देंगे। तो इन उत्सर्जी पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक लाने का काम भी कौन करेगा? रक्त ही करेगा। ठीक है। तो जितने भी आवश्यक पदार्थ है या अनावश्यक पदार्थ है, इन सभी को घुमाने का काम कौन करेगा? रक्त करेगा। तो परिभाषा क्या बनेगी कि हमारे शरीर में कोशिकाओं तक आवश्यक पदार्थों को पहुंचाने तथा उत्सर्जी पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाने का कार्य जिस तंत्र के द्वारा किया जाता है उसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ठीक है। ये तंत्र है परिसंचरण, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी। मेन रोल रक्त का है, लेकिन काफ़ी सारे अंग इसमें शामिल होते हैं। तो परिभाषा यहाँ से बन जाती है। तो मेरे ख्याल से ये बात आपके समझ में आ गई होगी। मैं एक बार अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। परिसंचरण तंत्र, परिवहन तंत्र या रक्तवाहिनी तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम अपन डिस्कशन कर रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक होगा अपना सामान्य परिचय। इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे कि जो परिसंचरण तंत्र होता है इसका अर्थ क्या होता है। देखो, परि का मतलब होता है चारों ओर, संचरण का मतलब घूमने वाले, यानी चारों ओर घूमने वाले। हमारे शरीर में चारों ओर घूमते क्या हैं? ऑक्सीजन है, CO2 है, ऊर्जा है, उत्सर्जी पदार्थ है, अन्य पोषक तत्व है। अब इनको घुमाता कौन है? इनको घुमाता है रक्त। इसलिए परिसंचरण तंत्र को रक्त परिसंचरण तंत्र भी कह सकते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी कह सकते हैं। ठीक है, ये इसका अर्थ हो गया। अब इसी अर्थ से परिभाषा बनेगी। देखो, हमारे शरीर की कोशिकाओं को जिसकी भी आवश्यकता है, जिस भी पोषक पदार्थ की आवश्यकता है, ऑक्सीजन है, कोई खनिज तत्व है, ऊर्जा है, विटामिन है, जिसकी भी आवश्यकता है वो रक्त लेके जाएगा, रक्त लेके जाएगा कोशिका के पास। ठीक। और हम जानते हैं जब उनका यूज होगा तो कुछ क्रियाएं होंगी, उन क्रिया के द्वारा कुछ अनावश्यक पदार्थ भी बनते हैं जिन्हें हम उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। इनको शरीर से बाहर निकालना आवश्यक है, डायरेक्ट निकलेगा नहीं। इनको किसी अंग, जिसे बोलते हैं उत्सर्जी अंग, वहाँ तक पहुँचाना होगा, फिर यहाँ से शरीर से बाहर कर दिया जाएगा। अब यहाँ तक भी, यहाँ से यहाँ तक लेके कौन आएगा? रक्त ही लेके आएगा। तो कुल मिला के हमारी कोशिकाओं तक आवश्यक पदार्थों को पहुँचाने और उत्सर्जी पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक पहुँचाने का कार्य जिस तंत्र के द्वारा किया जाएगा उसे बोलेंगे परिसंचरण तंत्र या रक्त परिसंचरण तंत्र। तो मेरे ख्याल से अर्थ के साथ साथ आपकी परिभाषा भी क्लियर हो गई होगी, हो गई। और देखो, ये सारी बातें जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें, इन सभी की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका नाम है गुरु अकेडमी 8116। जो नाम अपने YouTube चैनल का है वही टेलीग्राम का है। वहाँ पे आपको ये PDF मिल जाएगी, जस्ट अभी मिल जाएगी क्लास ख़त्म होने के तुरंत बाद। ठीक है, चलो, तो अर्थ समझ में आ गया होगा, आपके परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब डिस्कशन करते हैं अपन इसके टाइप्स, प्रकार। देखो, जो परिसंचरण तंत्र होता है ना, ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो होता है खुला रक्त परिसंचरण तंत्र और एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र। क्या मतलब है इन दोनों चीज़ों का समझना। देखो, जैसे ये कोई जीव है, इसका शरीर है, इसका एक अंग ये रहा, एक अंग ये रहा, एक ये रहा ना, काफ़ी सारे अंग है। इन अंगों के बीच में रक्त है ना, जो ऐसे पड़ा रहेगा, अंगों के बीच घूमता रहेगा। और एक क्या, जैसे किसी जीव का शरीर ये है ना, इसमें ऐसे नलियाँ होगी, इन नलियों में रक्त बहेगा और ये नलियाँ किसी स्पेशल अंग तक रक्त को पहुंचाएगी। यहाँ पर तो क्या है,
भाई ये भी एक शरीर है, ये भी एक शरीर है। यहाँ पर रक्त अंगों के बीच में फैला है, जो भी लीवर किडनी जो भी है उनके बीच फैला हुआ है। और यहाँ पर क्या है, जो भी अंग है उसको एक नली के द्वारा रक्त पहुँचाया जा रहा है। तो इसे बोलेंगे खुला रक्त परिसंचरण तंत्र, इसे बोलेंगे बंद परिसंचरण तंत्र। यानी खुले में क्या होता है, जो रक्त होता है ना वो शरीर के अंगों के बीच में ऐसे पड़ा रहता है, और इसमें क्या होता है, बंद नलियों में बहता है, नलियों के अंदर बंद होता है, उनके अंदर बहेगा। तो बंद परिसंचरण तंत्र में रक्त नलिकाओं के द्वारा बहता है। ठीक है, अब इसका जो एग्जाम्पल होगा, देखो ऐसा किस किस के अंदर होता है। जैसे आपने सुना होगा ऑक्टोपस, है ना, इसको भूतिया मछली भी कहते हैं। ऑक्टोपस, भूतिया मछली। इसके अलावा लीच, जोंक होती है। इसके अलावा इंसेक्ट, जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनमें ऐसा ही होता है ना। और इसके अलावा जो स्पाइडर होती है, स्पाइडर मकड़ी। इसके अलावा जो स्टार फिश, जो मछली स्टार फिश होती है, तारा मछली, इन सभी में ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। यानी कि जो अंदर शरीर में खून बहता रहता है, ऐसे ही ऐसे फैला रहता है ना, नलियों के अंदर पैक नहीं होता है। बंद किसके अंदर होगा, जैसे मैमल्स, स्तनधारी, जो भी स्तनधारी उनमें यही होता है ना। मनुष्य में यही होता है, मनुष्य के स्तनधारी होता है। इसके अलावा अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म जानते हो, केंचुआ, कछुआ नहीं, केंचुआ, इनमें बंद प्रकार का होता है ना। जो मैमल्स, स्तनधारी है, मनुष्य है, अर्थवर्म, केंचुआ है, इन सभी में बंद प्रकार का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ये चीज़ क्लियर। आगे देखो, क्लास अच्छी लग रही तो भाई एक बार ना कमेंट कर देना अच्छा सा प्यारा सा, वीडियो को लाइक भी कर देना है। देखिए आगे बात करते हैं कि ये जो परिसंचरण तंत्र है इसके अंदर किस किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। तो ध्यान रहे, इसमें 3 चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। किस किस चीज़ की स्टडी की जाएगी, किस किस का अध्ययन किया जाएगा, 3 चीज़ें हैं। सबसे पहला है देह तरल। इसके अंदर 2 चीज़ें होती है। देह तरल में 2 चीज़ें होती है। पहला इसमें होता है ब्लड, रक्त, इसके बारे में पढ़ा जाता है, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनता है यहाँ से। सेकंड यहाँ पर होता है लसिका, लिम्फ जिसे बोलते हैं। ठीक है, पहली चीज। सेकंड यहाँ पर डिस्कस किया जाता है हृदय के बारे में, हार्ट के बारे में। तीसरा यहाँ पर डिस्कशन किया जाता है रक्त वाहिकाओं के बारे में या रक्त नलिकाओं के बारे में। ब्लड वेसल्स बोलते हैं इनको। ब्लड वेसल्स या ब्लड डक्ट, डक्ट भी बोल देते हैं ना। तो ये चीज़ें होती है। भाई आपको पता है तंत्र है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, कोशिका मिलकर के उत्तक, उत्तक मिलकर के अंग, और अंग मिलकर के अंग तंत्र, और अंग तंत्र मिलकर के शरीर बनाता है ना। काफ़ी सारे अंग तंत्र हो जाएंगे, जैसे अभी बोला सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र, है ना, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, इसके अलावा आपका जनन तंत्र, काफ़ी सारे तंत्र हैं। ये सारे मिलकर के पूरा शरीर बनाता है। और तंत्र किससे मिलकर बना होता है, अंगों से मिलकर बना होता है। तो जो परिसंचरण तंत्र है इसमें ये सारी चीज़ें होंगी, ये सारे अंग होंगे, एक प्रकार से यूँ समझ लो, है ना। देह तरल होगा, आपकी हृदय होगा, रक्त वाहिका होगा। हालांकि देह तरल कोई अंग नहीं होता है, लेकिन किसी किसी बुक में आपको देखने को मिल जाएगा कि इसको अंग की तरह मान लिया गया है, हालांकि अंग होता नहीं है। ठीक है, तो ये सारे अंग मिलकर के परिसंचरण तंत्र का निर्माण करेंगे। अब इन सभी के बारे में जब अपन पढ़ेंगे तब जाके अपना परिसंचरण तंत्र कंप्लीट होगा। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला देह तरल, इसमें कौन सा ब्लड, कुछ कुछ बातें अपन डिस्कशन कर लेते हैं, धीरे धीरे अपना ये कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहला जो टॉपिक होगा अपना वो होगा, इससे पहले 2 चीज़ें और मैं आपको बताना चाहूँगा। 2 चीज़ें कौन कौन सी है, देखो मैं 2 नोट और डिस्कस करता हूँ आपके साथ। पहला नोट ये है कि परिसंचरण तंत्र के बारे में जो स्टडी की जाती है ना, स्टडी
अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम, स्टडी अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी परिसंचरण तंत्र के बारे में जो अध्ययन किया जाता है इसको बोला जाता है एंजियोलॉजी। क्या बोला जाता है? एंजियोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, और इसके जो फादर हैं, सेकेंड नोट भी आपको याद रखना है, फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम वो है विलियम हार्वे। वो कौन है? विलियम हार्वे। इन्होंने सन 1628 में सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में कुछ बातें बताई थी सबसे पहले। ठीक है, तो यदि सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में आप अध्ययन करेंगे तो उस साइंस को, उस बायोलॉजी की शाखा को क्या बोला जाएगा? एंजियोलॉजी बोला जाता है। और एंजियोलॉजी का जो फादर है, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम के जो फादर हैं, वो कौन है? विलियम हार्वे है। क्लियर? ओके, अब देखो, अब अपन डिस्कस करेंगे सबसे पहले अपना जो टॉपिक होगा सामान्य परिचय के बाद में, वो होगा देह तरल। और देह तरल में भी सबसे पहले अपन क्या डिस्कस करेंगे? सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे इसके अंदर ब्लड। दो चीज़ें होती है ना, ब्लड और लिम्फ। ब्लड यानी रक्त। अब देखो, रक्त तो किसी का भी हो सकता है, किसी भी एनिमल का हो सकता है, किसी भी जंतु का हो सकता है, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त। ठीक है, तो अपन मानव रक्त के बारे में ही डिस्कशन करेंगे, ये बात आपको ध्यान रहे। मानव रक्त के बारे में ही अपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है जी, चलो एक एक पॉइंट मैं आपको बताता चल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा ना, मज़ा आएगा आपको चीज़ों को समझने में। हाँ जी, सबसे पहला पॉइंट देखना। सबसे पहला पॉइंट में अपन डिस्कस करते हैं इसके अमाउंट के बारे में, यानी इसकी मात्रा के बारे में। ब्लड की मात्रा कितनी होती है? तो देखना जी, जो एडल्ट मेल होता है, जो वयस्क नर होता है, उसके अंदर इसकी मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। कितनी? 5 से 6 लीटर। कहीं कहीं पर आपको ना ऐसे भी लिखा मिल जाएगा 5.5 से 6.5 लीटर। तो कन्फ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है, या तो ये डाटा मिलेगा या ये डाटा मिलेगा, यानी 5 से 6 के आसपास का डाटा मिलेगा, या तो करेक्ट ये डाटा मिल जाएगा या इसके आसपास का डाटा मिलता है आपको। यदि अपन एडल्ट फीमेल की बात करें, वयस्क मादा की बात करें अपन, तो एडल्ट फीमेल के अंदर ये मात्रा जो होती है वो होती है 4 से 5 लीटर, या यूँ कहे 4.5 से 5.5 लीटर। चीज़ क्लियर? यदि मनुष्य नर की बात करें तो 5 से 6 लीटर और मादा में 4 से 5 लीटर, यानी 1 से 2 लीटर रक्त कम होता है, कहने का मतलब आप यूँ समझ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दो चीज़ें हैं, मादा में रक्त कम क्यों है? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन उठता है कि महिलाओं में 1 से 1.5 लीटर रक्त कम क्यों होता है? तो देखो उसका सिंपल सा रीज़न ये होता है कि महिलाओं में क्या होता है, पर मंथ, हर महीने क्या होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जो एमसी का जो प्रोसेस होता है, इसके द्वारा ब्लड की कमी हो जाती है। ठीक है, दूसरी बात आपको ये एक और बात ध्यान रखनी है कि जो हमारे शरीर में जितना भी रक्त होता है ना, टोटल ब्लड जो होता है, टोटल ब्लड जो होता है ना, वो बॉडी वेट का 7% होता है। बॉडी वेट का 7% होता है, यानी जितना भी हमारे शरीर का वजन है ना, उसका 7% निकाल लो, उतना ब्लड होता है। ठीक है, टोटल जो ब्लड होगा वो हमारे बॉडी वेट का 7% होता है। जितना भी आपके शरीर का वेट है उसका 7% आपका 7% हिस्सा किसका होगा? ब्लड का होगा, यानी 7% वजन तो ब्लड का ही है उसके अंदर। क्लियर? चलो, तो ये हो गया आपके अमाउंट के बारे में। आगे देखो, आगे बात करते हैं अपन कि जो ब्लड होता है ना, ब्लड इज ए लिक्विड
ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, यानी रक्त एक तरल संयोजी उत्तक होता है। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक होता है। क्या मतलब है इस लाइन का, समझने की कोशिश करना। देखो, तरल का मतलब तो होता है जिसमें बहने का गुण हो, जैसे द्रव चीजें भी बहती है, गैस भी बहती है, तो रक्त तो बहेगा, है ना, बहने का गुण होता है, तो रक्त तरल हो गया। उत्तक क्या होता है, कोशिकाओं का समूह होता है ना, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के उत्तक बनाती है। और हम जानते हैं, आगे पढ़ेंगे भी, रक्त के अंदर आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है और प्लेटलेट्स होती है, ये सारी कोशिकाएं होती है। तो ये जब सब कोशिकाएं मिलेगी तो उत्तक बनेगा नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, तो रक्त एक उत्तक भी हो गया। बात करते हैं संयोजी। संयोजी, संयोजी का मतलब होता है जोड़ने वाला। मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी कि हमारे शरीर में जो भी चीजें घूमेगी ना, उन सभी को कौन घुमाएगा, रक्त घुमाएगा। अब समझना ध्यान से, एक ग्रंथि होती, मैं फॉर एग्जांपल ले रहा हूं पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जो होती है ना, ये हमारे मस्तिष्क में होती है, हमारे ब्रेन में लोकेट होती है, मस्तिष्क में स्थित होती है। और इस ग्रंथि से हार्मोन निकलता है, वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे हमारे इस हाथ की वृद्धि करनी है, इस एक अंग की वृद्धि करनी है, तो पीयूष ग्रंथि यहाँ पर है और ये अंग यहाँ पर है, यहाँ से हार्मोन निकलेगा, वृद्धि हार्मोन। जब ये हार्मोन हाथों तक पहुँचेगा तभी तो इसकी वृद्धि होगी। लेकिन यहाँ से यहाँ तक लेके कौन आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक रक्त लेके आ रहा है। तो रक्त ने हमारे पीयूष ग्रंथि और हमारे हाथ, यानी जिस अंग की वृद्धि करवानी है, दोनों को आपस में जोड़ दिया, दोनों को आपस में जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया, इसलिए रक्त को कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। बात समझ में आ गई ना, अरे बात समझ में आ गई। पीयूष ग्रंथि यहाँ पर है, हमारा अंग यहाँ पर है, या हार्मोन निकलेगा, यहाँ पर पहुँचाना है, यहाँ से यहाँ तक लेके कौन आएगा, रक्त लेके आएगा। तो रक्त ने दोनों चीज़ों को आपस में जोड़ दिया, इसलिए रक्त एक कनेक्शन का काम भी करता है, कनेक्टिव का काम भी करता है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ब्लड इज ए मेसोडर्मल इन ओरिजिन, यानी जो रक्त होता है ना, वो उत्पत्ति में मेसोडर्मल होता है। क्या मतलब है इस लाइन का, समझना। जो रक्त होता है उत्पत्ति में कैसा होता है, मेसोडर्मल होता है। क्या मतलब है इसका, वो समझना। देखो ध्यान से सुनना भाई, हमारा जन्म कैसे होता है, एक तो नर युग्मक होता है, एक मादा युग्मक, है ना, दोनों में निषेचन होगा तो बनेगा जाइगोट युग्मनज। युग्मनज बन गया। अब इस युग्मनज से आगे भ्रूण बनेगा ना, ऐसे हमारा विकास होता जाएगा। जब युग्मनज से आगे हमारा विकास होता है ना, तो अंग भी बनते हैं, बनेंगे नहीं बनेंगे, नर युग्मक मादा युग्मक में निषेचन होकर युग्मनज बन गया। अब युग्मनज से आगे जब हमारा शरीर बनेगा, मतलब हमारे अंग बनेंगे, हाथ पैर ना नाक जो भी है सारी चीजें बनेगी। अब यहाँ पर देखना, जब ये अंग बनते हैं ना, उससे पहले, अंग बनने से पहले 3 लेयर बनती है। कितनी लेयर, 3 लेयर। भाई कोशिकाओं में विभाजन होगा, युग्मनज एक कोशिका है। अब इस कोशिकाओं में जब विभाजन होगा तो 3 परत बनेगी। सबसे अंदर की जो परत होती है इसको बोलते हैं एंडोडर्म। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं एंडोडर्म। इससे आगे की होती है उसे बोलते हैं मेसोडर्म। क्या बोलते हैं, मेसोडर्म। और सबसे बाहर की जो होती है उसको बोलते हैं एक्टोडर्म। उसको क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म। इन सभी को एक साथ बोला जाता है जर्म लेयर। क्या बोला जाता है, जर्म लेयर। हालांकि काफ़ी बड़ी कहानी है इसकी, यदि आपको समझना हो तो बता देना ना, काफ़ी लंबा चौड़ा इसका एक टॉपिक होता है, अपन समझा देंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं। तो जब युग्मनज से आगे हमारे शरीर का विकास होगा, उससे पहले कोशिकाओं में विभाजन होगा और 3 परत बनेगी। सबसे अंदर एंडोडर्म, एंडो का मतलब होता है अंदर,
इसके आगे मीजोडर्म, मीजो का मतलब होता है मध्य, सबसे बाहर एक्टोडर्म, एक्टो का मतलब होता है बाहर। ठीक है, जर्म लेयर बनेगी। अब होता क्या है, कुछ अंग ऐसे होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका निर्माण एंडोडर्म से होगा, तो हम बोल देंगे कि ये उत्पत्ति में एंडोडर्मल है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका निर्माण मीजोडर्म से होगा, तो हम बोल देंगे कि यह उत्पत्ति में मीजोडर्मल है। कुछ का निर्माण एक्टोडर्म से होगा, तो हम बोल देंगे यह उत्पत्ति में एक्टोडर्मल है। तो जो ब्लड है इसका निर्माण मेजोडर्म से होता है, इसलिए हमने क्या बोल दिया कि जो ब्लड है, रक्त है, वो कैसा होता है, मेजोडर्मल होता है। ठीक है, देखो एंडोडर्म से और क्या क्या बनती है। एंडोडर्म से बनती है आपकी जैसे जैसे थायराइड ग्लैंड, है ना, थाइमस ग्लैंड, इसके अलावा आपका जो लीवर होता है वो भी इससे बनता है, लंग्स होता है वो भी इससे बनता है ना। ये सारी चीज़ें एंडोडर्म से बनती है। मेजोडर्म से आपका रक्त बनता है। इसके अलावा कार्डियक मसल्स, हमारे हृदय की जो मांसपेशियां होती है वो भी मेजोडर्म से बनती है। तो मेरे ख्याल से ये बात आपके समझ में आ गई होगी। इससे किडनी भी बनती है ना, एंडोडर्म से किडनी भी बनती है, किडनी भी इसी परत से बनती है। तो ये सारे ऑर्गन कैसे हो जाएंगे उत्पत्ति में, एंडोडर्मल हो जाएंगे। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई आपके। ओके, आगे देखो। ठीक है, अमाउंट हो गया इसका, कनेक्टिव टिश्यू हो चुका है, मेजोडर्मल इसकी उत्पत्ति होती है वो हो चुका है। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट की बात करते हैं इसका कलर। जो रक्त होता है ना, इसका कलर होता है रेड। कैसे कलर का होता है, रेड कलर का होता है, लाल रंग का होता है। अब एक बात ध्यान से सुनना, किसी भी सजीव का कलर जो होता है ना, कौन सा कलर होगा, जो भी कलर होता है उसके पीछे पता है कौन जिम्मेदार होता है, कौन उसके पीछे रेस्पॉन्सिबल होता है, उसके पीछे जिम्मेदार होता है वर्णक। क्या जिम्मेदार होता है, वर्णक, यानी जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पिगमेंट। किसी भी सजीव का जो भी कलर होगा उसके पीछे पिगमेंट होता है। ठीक है, तो इसका कलर होता है, ब्लड का रेड कलर होता है, जिम्मेदार कोई वर्णक होगा। कौन सा वर्णक जिम्मेदार है, तो वो है हीमोग्लोबिन। कौन सा वर्णक जिम्मेदार है, हीमोग्लोबिन इसके लिए जिम्मेदार है। बात समझ में आ गई। किसी भी कोशिका, किसी भी सजीव का कोई कलर होता है, उसके पीछे कौन रेस्पॉन्सिबल होगा, पिगमेंट जिम्मेदार होगा। तो जो ब्लड का जो कलर लाल होता है, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, हीमोग्लोबिन। अब ऐसे कुछ चीज़ें और ना पूछी जाती है, वो सुनो। सबसे पहला पॉइंट ये पूछा जाता है, आपको पता भी होना चाहिए कि जो हीमोग्लोबिन है ना, ये लाल रंग क्यों प्रदान करता है, क्या रीज़न है इसका, ये लाल रंग प्रदान करता है। तो सुनिएगा, हीमोग्लोबिन, यहाँ पे दो शब्द हैं हीमोग्लोबिन। देखो हीम शब्द, हीम का मतलब होता है, ये हीम है ना, हीम का मतलब होता है कि हीमोग्लोबिन में एक आयरन कंपाउंड होता है, एक लोहे से बना यौगिक होता है। एक यौगिक होगा, उसके अंदर लोहा होगा। अब एक बात ध्यान रखना, ये जो लोहा होता है ना, यानी जो Fe होता है, देखो Fe की दो फॉर्म होती है, Fe2+ होता है और एक Fe3+ होता है। इसको तो बोलते हैं फेरस और इसको बोलते हैं फेरिक। तो जो हीमोग्लोबिन के अंदर जो आयरन कंपाउंड होता है, उसमें लोहा फेरस के रूप में पाया जाता है, ना कि फेरिक के रूप में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है कि जो हीमोग्लोबिन है उसमें जो आयरन कंपाउंड है, उसमें जो आयरन है वो किस रूप में होगा, फेरस के रूप में होगा, Fe2+ वाली वैलेंसी होगी। ठीक है, अब देखो आप लोग जानते हैं जब लोहे की क्रिया ऑक्सीजन से होती है, यानी तो उस पर जंग लग जाती है, उसका कलर हो जाता है लाल लाल भूरा सा। तो सेम प्रोसेस है कि हमारा हीमोग्लोबिन में हीम है, यानी आयरन कंपाउंड है, लोहा है, ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, लाल रंग हो जाएगा। तो हमारे रक्त को लाल रंग प्रदान करता है इस कारण। ठीक है, और ये क्या है, ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है। ये क्या, एक प्रोटीन होती है। तो यदि कोई आपसे पूछे कि हमारे हीमोग्लोबिन में कौन सी प्रोटीन होती है, तो ग्लोबिन प्रोटीन होती है। क्लियर। चलो अब बात कर लेते हैं हीमोग्लोबिन का अमाउंट, कि इसकी मात्रा कितनी होती है।
हीमोग्लोबिन की, देखो हीमोग्लोबिन को शॉर्ट में ऐसा लिखा जाता है। तो यदि मैं हीमोग्लोबिन की अमाउंट की बात करूँ, तो हीमोग्लोबिन की अमाउंट यदि मैं मेल की बात करूँ, एडल्ट मेल में, तो इसकी मात्रा होती है 15 ± 2 ग्राम पर डेसीलीटर। क्या मतलब है इसका? यानी 1 डेसीलीटर में 15 ग्राम होगा। प्लस माइनस का मतलब यह है 2 ज़्यादा भी हो सकता है यानी 17 ग्राम भी हो सकता है, 2 कम यानी 13 ग्राम भी हो सकता है। ठीक है, प्लस माइनस का मतलब ये। यदि फीमेल की अपन बात करें तो आपको पता है रक्त कम है तो हीमोग्लोबिन भी कम होगा, तो ये होता है 13 ± 2 ग्राम पर डेसीलीटर। 13 ग्राम पर डेसीलीटर। 2 का मतलब 2 ग्राम ज़्यादा यानी 15 ग्राम भी हो सकता है, माइनस मतलब 2 ग्राम कम यानी 11 ग्राम पर डेसीलीटर भी हो सकता है। ये चीज़ क्लियर? चलो, ये अमाउंट की बात हो गई। आगे बात करते हैं। देखो मैं आपको स्पेशल 2 नोट बता रहा हूँ। वैसे मनुष्य का रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है, लेकिन 2 बातें आपको याद रखनी है। नाम सुना होगा आपने ऑक्टोपस, ऑक्टोपस भूतिया मछली। इसका जो कलर होता है ना, इसका जो रक्त का कलर होता है वो होता है नीला। कैसा होता है? इसका नीला रंग होता है। और आपको पता है जो भी रंग होगा उसके पीछे जिम्मेदार होगा वर्णक पिगमेंट। तो नीले रंग के लिए कौन सा पिगमेंट जिम्मेदार है? तो इसके लिए जिम्मेदार है हीमोसाइनिन। कौन जिम्मेदार है? हीमोसाइनिन। साइनिन का मतलब ही होता है नीला। क्या मतलब होता है? नीला। ठीक है। और हीमो, यहाँ पे जो हीम शब्द है ना, यहाँ पर धातु पता है कौन सी होती है? कोबाल्ट धातु होती है। ये बात ध्यान रखना। मनुष्य के हीम में कौन सा आयरन होता है? यहाँ पर कोबाल्ट होता है। और एक नोट और आपको याद रखना है, वो नोट ये है कि जो कॉकरोच होता है ना, क्या कॉकरोच, इसे बोलते हैं तिलचट्टा, तिलचट्टा, इसका रक्त का रंग होता है सफ़ेद, वाइट। कैसा होता है? वाइट होता है, सफ़ेद होता है। इसके लिए कौन सा पिगमेंट जिम्मेदार है? इसके लिए जिम्मेदार है हीमोलिम्फ। कौन जिम्मेदार है? हीमोलिम्फ। लिम्फ का मतलब ये होता है सफ़ेद, वाइट, तो इसके लिए जिम्मेदार है हीमोलिम्फ। तो ये 2 नोट स्पेशल आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछा जाता है। वैसे मनुष्य के रक्त के बारे में ही पूछेगा, लेकिन 2 ऐसे ये हैं, इनके बारे में भी कई बार पूछ लिया जाता है कि ऑक्टोपस का खून का रंग नीला होता है कारण हीमोसाइनिन, और कॉकरोच के रक्त का रंग सफ़ेद होता है कारण हीमोलिम्फ। साइनिन का मतलब नीला होता है और लिम्फ का मतलब वाइट होता है। क्लियर? चलो आगे देखो। तो ये आपके कलर के बारे में हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखो। अब बात करते हैं अपन कि जो रक्त होता है ना, इसके बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? इसकी स्टडी क्या कहलाता है? तो इसका स्टडी कहलाता है हेमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी। जैसे परिसंचरण तंत्र के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता था? एंजियोलॉजी कहलाता था, अभी डिस्कशन किया था। वैसे रक्त के बारे में स्टडी करना कहलाता है हीमेटोलॉजी। क्लियर? आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं इसका नेचर, इसकी प्रकृति कैसे होती है। तो रक्त की जो प्रकृति होती है ना, वो क्षारीय होती है। कैसे होती है? क्षारीय होती है। और आप लोग जानते हैं जो पीएच स्केल में 0 से 14 तक मान अंकित होते हैं, बीच में 7 होता है, तो 0 से 7 के बीच में मान आएगा तो अम्ल, 7 से 14 के बीच में आएगा क्षार, और 7 होने पर उदासीन। तो क्षारीय है तो इसका पीएच का मान 7 से 14 के बीच में ही होगा। तो इसका जो पीएच मान होता है रक्त का, वो होता है 7.4। कितना होता है? 7.4। बात क्लियर? रक्त का पीएच 7.4, यानी इसकी प्रकृति कैसे होती है? क्षारीय होती है। बात करते हैं टेम्परेचर कि जो रक्त का जो तापमान होगा, जो टेम्परेचर होगा, जो तापमान होगा, वो कितना होता है? तो आप लोग जानते हैं मानव शरीर का आंतरिक तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड, या फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये एक्चुअल में तापमान किसका होता है? रक्त का ही तो होता है। तो हमारा जो आंतरिक तापमान है शरीर का, वही रक्त का तापमान है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कहीं कहीं पर आपको ध्यान रखना 38 डिग्री सेंटीग्रेड मिल जाएगा तो भी ठीक है, या तो ये मिलेगा करेक्ट, ये इसके आसपास की वैल्यू मिल जाती है। कहीं पर आपको 36 मिल गया तो भी ठीक है, 37 नहीं आया तो, 38 आ गया तो भी सही है, 37 नहीं आया तो, ये तो है ही है, ये नहीं होगा तो इसके आसपास की वैल्यू होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इसका टेम्परेचर हो गया। आगे
और क्या पड़े इसके अंदर, इसका अमाउंट हो गया आपका, कनेक्टिव टिश्यू हो गया, उत्पत्ति हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं इसका फॉर्मेशन, इसका निर्माण, कि रक्त का फॉर्मेशन होता कहाँ पर है। तो ध्यान से बातों को सुनना। देखो, यदि मैं बात करूँ भ्रूण अवस्था की, ठीक है, भ्रूण में यानी जब हमारे विकास, जब हम माँ के पेट में होते हैं, माँ के गर्भाशय में होते हैं उसमें, या फिर हमारा जब जन्म हो जाएगा तो हम क्या बनेंगे, चाइल्ड बनेंगे, है ना, वयस्क अवस्था, बाल्य अवस्था। यानी यदि हमारा विकास गर्भाशय में हो रहा है यानी भ्रूणीय अवस्था में, और जब जन्म हो जाएगा यानी बाल्य अवस्था में, इन दोनों कंडीशन में जो रक्त का निर्माण होता है ना, वो एक तो लीवर में होता है, लीवर बोले तो यकृत में होता है, और इसके अलावा स्प्लीन, स्प्लीन जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्लीहा या तिल्ली, यहाँ पर होता है। और एडल्ट की बात करूँ, वयस्क अवस्था की बात करूँ, तो निर्माण होगा रेड बोन मैरो, बोन मैरो। ये क्या होता है, लाल अस्थि मज्जा। देखो, जब हम माँ के पेट में होते हैं या हमारा जन्म हो जाता है, उस कंडीशन में रक्त का निर्माण लीवर में होगा, यकृत में होगा, और स्प्लीन यानी तिल्ली में होगा। आप लोग जानते हैं ये अंग है, खूब सुना आपने। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, तब ब्लड का निर्माण, रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। क्या होता है ये, देखो ये है हमारी हड्डी। पहली बात तो जो लाल अस्थि मज्जा होगा ना, ये लंबी लंबी हड्डियों में होगा। टोटल 206 हड्डियाँ होती हैं, 206 में नहीं होगा, 206 में से जो लंबी लंबी हड्डियाँ हैं उनमें होगा। तो ये जो लंबी लंबी हड्डियाँ होती हैं, इनमें बीच में ना खोखला भाग होता है। इस खोखले भाग में क्या होता है, लाल अस्थि मज्जा होता है। अब बच्चों में क्यों नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है बच्चों की जो हड्डियाँ होती हैं वो छोटी होती है और कमज़ोर भी होती है, तो उनमें ज़्यादा स्पेस नहीं होता है, तो रेड बोन मैरो भी नहीं होगा। जब ये नहीं होगा, लाल अस्थि मज्जा नहीं होगा, तो उसका निर्माण भी नहीं होगा। तो इनका निर्माण कौन करेगा इस कंडीशन में, लीवर और स्प्लीन यहाँ पर होता है। अब सुनना, देखो मैं आगे डिस्कशन भी करूंगा, अभी आपको बताया भी था, ब्लड के अंदर आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स, ये काफ़ी सेल्स होती है। मेन कोशिका जो होती है रक्त की, वो होती है आरबीसी। कौन होती है, आरबीसी होती है। और ये जो आरबीसी होते हैं ना, इसका जीवन काल होता है 120 दिन, यानी 120 दिन के बाद में आरबीसी नष्ट हो जाएगी। अब ये नष्ट होगी जाएगी कहाँ, तो ध्यान रखना, जब आरबीसी नष्ट हो जाती है ना, तो नष्ट होने के बाद ये दोनों जगह जाती है, लीवर में भी जाती है और स्प्लीन में भी जाती है। लेकिन लीवर में कम जाती है, बहुत कम जाती है, स्प्लीन में ज़्यादा जाती है। इसलिए स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। भैया कोई इंसान मर जाएगा तो कहाँ लेके जाते हैं, कब्रिस्तान में लेके जाते हैं, शमशान घाट में लेके जाते हैं। तो वैसे ही जब आरबीसी नष्ट हो जाएगी तो कहाँ जाएगी, स्प्लीन जाएगी, दोनों जगह, लेकिन लीवर में बहुत कम जाती है, स्प्लीन में ज़्यादा जाती है, इसलिए स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। क्लियर। और एक और मजे की बात बताऊँ आपको मैं, जो लीवर में जो आरबीसी जाएगी वो तो नष्ट हो गई, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्प्लीन में जो आरबीसी जाती है ना, वो 2-5 दिन के बाद में वापस जीवित होने लगती है, और जीवित होके वहाँ पर वो स्टोर हो जाएगी। और जब हमारे शरीर में रक्त की कमी होगी ना, तो हमारा शरीर स्प्लीन से रक्त लेगा। इसलिए स्प्लीन को शरीर का ब्लड बैंक भी कहते हैं, शरीर का ब्लड बैंक भी कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर ये मरने के बाद स्टोर भी होती है, कब्रिस्तान भी कह दिया, लेकिन 2-4 दिन के बाद में ये रीजनरेट, पुनः जीवित होने लगती है। तो जब भी हमारे शरीर को आवश्यकता होगी यहाँ से हम लेंगे। जैसे होता है ना, हॉस्पिटल में जाएंगे, ब्लड की आवश्यकता होगी तो कहाँ से लेके आते हैं, यदि कोई देने वाला नहीं है तो ब्लड बैंक से लेके आते हैं। वैसे ही जब शरीर को रिक्वायरमेंट होगी, आवश्यकता होगी, तो यहाँ से ब्लड लेता है, इसलिए स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहते हैं। लीवर में जाके क्या होगा वो आगे पढ़ेंगे अपन, है ना। लीवर क्या करता है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन को तोड़ के बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन नामक पिगमेंट बनाता है। वो सारी बातें अपन आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक है।
तो ये बात आपको समझ में आ गई कि आरबीसी रक्त की मेन कोशिका आरबीसी होती है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। 120 दिन के बाद में नष्ट हो जाएगी, डेड हो जाएगी। मरने के लिए कहाँ जाएगी? लीवर में, स्प्लीन में। लीवर में कम मात्रा में जाती है, स्प्लीन में ज़्यादा, इसलिए स्प्लीन को आरबीसी का या ब्लड का कब्रिस्तान भी कहते हैं। और स्प्लीन में जो आरबीसी गई है वो 2-5 दिनों के बाद में रीजनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर एक प्रकार से ब्लड बन जाता है। तो जब भी आवश्यकता होगी हमारे शरीर को आरबीसी की, खून की, तो स्प्लीन से लेगा, इसलिए इसको ब्लड बैंक भी कहते हैं। यहाँ तक ये इसकी सामान्य जानकारी अपन डिस्कशन किया ब्लड के बारे में। ठीक है, अब काफ़ी सारी बातें हैं इसके अंदर। इसकी जो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, उन सभी के बारे में अपन 1 बाय 1 डिस्कशन करते चलेंगे। तो क्लास कैसे लगी आपको कमेंट करके बताना है और वीडियो को अधिकतम शेयर करना है। देखो, यदि ये सीरीज ऐसे ही चलती रहे, उसके लिए हमें मोटिवेट रहना पड़ेगा, और मोटिवेट तब रहेंगे जब आपको सपोर्ट मिलेगा। सिंपल सी बात ये है। तो वीडियो को अधिकतम प्यार देना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। थैंक यू।